हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आपको याद होगा बेटा कि हमने क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट एंड एनर्जी, उसके पार्ट सी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देर आर 22 क्वेश्चन और आज ही के लेक्चर के अंदर मैं सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि स्टेट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अ सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट हैव। तो देखिए ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है द सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। सिंपल सी बात है बेटा, जिस सोर्स का मैं इस्तेमाल कर जाता हूँ वो सेफ तो होना चाहिए ना, और जब चाहे हमें तब उसका जो यूज करना हो तो हम कर सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, हम आसानी से उसको स्टोर कर सके, और सबसे बड़ी बात हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सके फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। तो ये वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा जिसके बारे में यहां पे बात हो रही है। उसके बाद आता है कि नेम द टू ग्रुप्स इन विच द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर क्लासिफाइड, स्टेट ऑन व्हाट बेसिस आर दे क्लासिफाइड। आप भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास दो तरह के बेटा हमने क्लासिफिकेशन करी थी, एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एक होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। जहां तक हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और अगर नॉन रिन्यूएबल की बात हो रही है तो उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। फिर कहता है कि स्टेट ऑन व्हाट बेसिस आर दे क्लासिफाइड। तो सिंपल था बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एंड यूटिलिटी। इन बेसिस पे बेटा डिसाइड किया गया कि किसको किस ग्रुप में हमें डालना है। फिर आता है व्हाट इज मेंट बाय द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन देम गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमने बेटा ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया हुआ। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो है जिससे एनर्जी को मैं कॉन्टिन्यूसली, मतलब जो सोर्स मुझे एनर्जी कॉन्टिन्यूसली देता रहे उसको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में ये वो एनर्जीज होती हैं जिसको कई साल लग जाते हैं पहले तो हमारे नेचर से हमें मिलने के लिए, ठीक है, और दूसरी बात आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। तो वो होता है बेटा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। डिफरेंसेस की बात करें बेटा, ये हमारे दो डिफरेंसेस हैं। पहली बात, दे कैन बी यूटिलाइज कॉन्टिन्यूसली बट दे कैनॉट बी यूटिलाइज वंस एग्जॉस्टेड। मतलब एक बार अगर आपने इस सोर्स का इस्तेमाल कर लिया तो आप दोबारा इसको आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल्स की बात करें, सन एंड विंड इसका एग्जाम्पल है बेटा। यहां की बात करें तो कोल एंड पेट्रोलियम इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। फिर आता है हमारे पास स्टेट द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आपको ये दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिन्यूएबल के बारे में। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास वुड आता है, वाटर आता है, विंड आता है। इन्हीं की हेल्प से हम अपने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। इसके अलावा जो बाकी के तीन रह गए, जैसे कि कोल रह गया, डीजल रह गया एंड ऑयल रह गया, ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में आता है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर आता है व्हाई इज द यूज ऑफ वुड एज अ फ्यूल नॉट एडवाइसेबल ऑल्दो द वुड इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो सिंपल सी बात यह है कि वुड हमें ऑफ कोर्स ट्रीज से मिलते हैं, लेकिन जिस तेजी से हम पेड़ को काटते जा रहे हैं उतने तेजी से हमारी जो ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर कहीं पे वुड कटता है तो उतने ही ज्यादा अमाउंट में हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि इसकी जो कंजम्पशन है, हम पहली बात देखो, पहली बात तो ये कि पेड़ क्या है, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हमारे इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और दूसरी बात यह कि अगर हम वुड को जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं, जो उसको हम स्मोक कहते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन पैदा करता है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल ना किया जाए। फिर हमारे पास आता है बेटा नेम द 5 रिन्यूएबल एंड द 3 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पढ़ा हुआ बेटा, रिन्यूएबल के अंदर आता है हमारे पास सन, विंड, फ्लोइंग वाटर, टाइड्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल। और इसके अंदर बेटा क्या क्या आता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में सब अच्छे से स्टडी किया हुआ है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट आता है बेटा कि व्हाट इज द टाइडल, नंबर 2 ओशन, देन जियोथर्मल एनर्जी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। देखिए सिंपल सी बात आपको बताता हूं बेटा, टाइडल क्या बेसिकली क्या होता है बेटा कि वो एनर्जी जो जो वाटर होता है ना बेटा, वाटर के अंदर जो टाइड्स होते हैं, एक होता है हाई टाइड्स, एक होता है लो टाइड्स, बस उसी की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको टाइडल एनर्जी का नाम दिया गया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डैम बनाया जाता है, जैसे सी होता है ना, सी के बीच में क्या होता है ना, एक नैरो ओपनिंग होती है, उसके अंदर डैम बनाया जाता है और इसके अप एंड डाउनफॉल के हिसाब से हम अपनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है आपकी टाइडल एनर्जी को। उसी तरह हमने ओशन एनर्जी के बारे में भी बात करी थी। ओशन एनर्जी हमें दो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। सबसे पहले आता है ओशन थर्मल एनर्जी, सन की रेज हमारे सी पर पड़ती है तो ऊपर वाला सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे नीचे आते हैं टेम्परेचर कम होता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाकी डिटेल में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। और दूसरा होता है बेटा ओशियानिक वेव एनर्जी, ओशन के अंदर जो वेव्स होती हैं बेटा उसी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इसी को ही ओशियानिक वेव एनर्जी कहा जाता है। बाकी डिटेल अगर देखनी है अच्छे से तो मेरी वीडियो को देखना, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ये ना प्रॉब्लम आए कि क्या लिखना है कहां से लिखना है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आता है जियोथर्मल एनर्जी। आप भी जानते हो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर नीचे वाले जो सरफेस होते हैं वहां पर मतलब कहते हैं हॉट रॉक्स होते हैं एंड हाई प्रेशर की वजह से, इस हॉट रॉक की वजह से जो पानी उस पर फ्लो करता है वो स्टीम बन जाता है और हाई प्रेशर की तरह ऊपर की तरफ आता है। उसी प्रेशर की हेल्प से हम टरबाइन को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। बस इसी को जियोथर्मल एनर्जी का नाम दिया गया। बाकी अगर इसकी डिटेल जाननी है तो वीडियो में डाल चुका हूं। फिर आता है बेटा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। आपको मैंने पहले भी कहा था कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जी आप देख रहे हो इनडायरेक्टली वो स्टार्ट होती है सन की वजह से ही। तो मैंने उस टाइम भी कहा था आपको कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर आता है व्हाट इज द सोलर एनर्जी, हाउ इज द सोलर एनर्जी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोलर पावर प्लांट। देखिए सिंपल सी बात है, वो एनर्जी जो हमें डायरेक्ट ऑब्टेन होती है सन से उसको सोलर एनर्जी का नाम दिया जाता है। सोलर पावर प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास डिवाइस होती है बेटा, जिस डिवाइस के अंदर हम अपने सन की एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अंदर कनकेव रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, जब लाइट उस रिफ्लेक्टर पे पड़ता है तो वो सारे फोकस होके जाते हैं किसी पर्टिकुलर पाइप पर। उस पाइप में वाटर जा रहा होता है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वाटर स्टीम बन जाता है। उस स्टीम की हेल्प से हम टरबाइन को घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। डिटेल में ऑलरेडी आपको वीडियो बना के ऊपर डाल चुका हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता बेटा व्हाट इज द सोलर सेल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बेटा कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से जब लाइट इस पे फॉल करती है वो सीधी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाया जाता है, खासतौर पे सिलिकॉन या गैलियम, वैसे जर्मेनियम का भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। खासतौर पे इसमें कुछ इंप्योरिटी डाली जाती है ताकि हम अपने हिसाब से इसके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो जैसे लाइट फॉल करती है पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जो करंट है उसको फ्लो कराया जाता है अपने सर्किट के बाहर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कि व्हाट इज द सोलर सेल। सोलर सेल होता क्या है, देखिए और उसके बाद बोला है कि स्टेट द टू यूजेस ऑफ सोलर सेल। ठीक है, मैं ऑलरेडी सोलर सेल के बारे में सब बता चुका हूं, टू यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला बेटा ये है कि इसमें कोई ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और काफी देर तक आप चाहें तो जीरो रनिंग कॉस्ट के बेसिस पे अपनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हो। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका ये है कि खासतौर पे ये यूजफुल है रिमोट एरिया के अंदर, एक ऐसी जगह जो आइसोलेटेड है जहां पे कोई ज्यादा आबादी नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि अगर हम इसको लगा देंगे तो सन की रेज तो डायरेक्टली उस पर फॉल करेगी जिससे हम आराम से डीसी करंट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर आता है बेटा वन डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ ये बात सच है कि धीरे धीरे आप इसकी भरपाई कर सकते हो, बल्कि काफी साल बाद जाके इसकी भरपाई होती है, बट इनिशियली जब आप इसको लगाते हो तो बहुत महंगा ये आपका सेटअप होता है, ठीक है। फिर आता है टू एडवांटेजेस एंड टू लिमिटेशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर एनर्जी। बेटा सारी बातें वही घूम घूम के आती है। सबसे पहले बात है कि सोलर एनर्जी से जो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो सोलर पैनल की वजह से करते हैं, तो उसी के एडवांटेजेस बात करेंगे दैट दे डू नॉट
cause any pollution in the environment. नंबर टू, रनिंग कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो ही होती है। ये काफी देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और रिमोट एरिया के अंदर आप आराम से ये काम कर सकते हो। फिर आता है डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले बात ये कि इनिशियल कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है बेटा इसकी, और उसके बाद जो इसकी एफिशिएंसी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। याद है आपको सोलर पैनल में बताया था कि लगभग उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30% होती है। तो अगर उसकी एफिशिएंसी ही सिर्फ 30% है तो इसकी एफिशिएंसी मतलब ये कि होगा कि 100 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है, 30 जूल आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, बाकी वेस्ट हो जाएगी। तो एफिशिएंसी कम होती है इसकी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बेटा ये कि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस चलते हैं वो एसी सोर्स पे चलते हैं, बट सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो हमारी डीसी सप्लाई होती है। फिर डीसी को पहले एसी में कन्वर्ट किया जाता है हमारे पर्पस के लिए, और तब जाके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आगे देखें, कहते व्हाट इज द विंड एनर्जी, हाउ इज द विंड एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड इन इंडिया यूजिंग विंड एनर्जी। सो मैं आपको सिर्फ विंड एनर्जी के बारे में बताऊंगा, कैसे करता है इस्तेमाल, मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। सो जब विंड आपकी मूव करती है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, लार्ज मास ऑफ एयर के अंदर, उसी को विंड एनर्जी का नाम दिया जाता है। विंड जब फ्लो करते है उसके रास्ते में अगर टरबाइन लगाया जाए, मतलब बेसिकली क्या होता है, शाफ्ट में ब्लेड लगा होता है, हवा जब बसती है ब्लेड पर तो ब्लेड घूमता है, उससे शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट के अंदर आर्मेचर होता है वो घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि लगभग 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है यूजिंग दिस विंड एनर्जी। अब बात आती है बेटा कि स्टेज टू एडवांटेजेस एंड टू लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द विंड एनर्जी फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक बात तो बेटा एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस है कि बहुत कम, पहली बात तो पोल्यूशन ना के बराबर ही होता है आपका, ठीक है। उसके बाद एवरलास्टिंग सोर्स है आपका ये। लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली बात यह कि वैसे इनिशियल कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, इसको लगाने का जो एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरा, एक लार्ज एरिया चाहिए होता है बेटा, क्योंकि एक सिंगल अगर विंड टरबाइन की बात करें तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, तो एक लार्ज एरिया पे हमें बहुत सारे टरबाइंस लगाने पड़ते हैं, विंड टरबाइंस लगाने पड़ते हैं, जिसको विंड फार्म भी कहा जाता है। तो एक लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट है। और एक और भी इसमें बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि हमें ऐसे एरिया की रिक्वायरमेंट होती है जिस एरिया में हवाएं लगभग 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लगातार चलती रहनी चाहिए। तो ये सब इसकी जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आता है बेटा व्हाट इज द हाइड्रो एनर्जी। सिंपल सी बात ये बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है फ्लोइंग वाटर, उसको हम हाइड्रो एनर्जी का नाम देते हैं। द प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी वही बताया था बेटा, बेस काम क्या है, टरबाइन को घुमाना, टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वो यहाँ पर भी होगा। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बताई हैं। डैम बनाया जाता है, डैम से कंट्रोलिंग वे में पानी को निकाला जाता है, उसको टरबाइन पे फेंका जाता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। ये सब बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, मेन बात यह है कि कितनी इलेक्ट्रिक पावर ये जनरेट करता है इंडिया के अंदर, तो लगभग जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर आपकी बनती है उसका 14% जो है वो इसी मेथड से हमें अचीव होता है, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर स्टेट द टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सर नंबर वन तो ये कि कोई भी मतलब इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेजेस की मेरे को बड़ी लगी है। जैसे नंबर वन तो ये है बेटा कि जिस जगह पे आप डैम को कंस्ट्रक्ट करते हो वहां का जो रिवर, प्लांट एंड एनिमल्स है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय या खत्म हो जाता है आपका। इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ना बेटा, एक जगह का ना इकोलॉजिकल एक सिस्टम होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपका, तो जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है बेटा रिलेटेड टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। जो मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि अगर एक हैवी न्यूक्लियस को एक स्लो मूविंग जैसे मान लो क्या था यार, यूरेनियम 235 है मेरे पास, अगर मेरे पास एक स्लो न्यूट्रॉन जाके उससे टकराता है तो टकराने से क्या होता है कि दो पार्टिकल जनरेट होते हैं आपके, ठीक है, एंड साथ में 3 न्यूट्रॉन होते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि कैसे सब कुछ होता है। मैं इस पे यही तो वीडियो बनाई थी मैंने, और किया क्या था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। फिर बेटा मेरे पास आता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट। लगभग 3%।
जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस मिलती है ना, उसका 3% हिस्सा जो है वो हमारे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलता है। और दो ऐसे प्लेस के बारे में बताओ जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो मैंने आपको 7 बताए थे वीडियो के अंदर, उसमें से दो में पहले तो बेटा तारापुर इन महाराष्ट्र एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसी जगह बेटा जहां पर आपको आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाता है। फिर अगर बेटा स्टेट द टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सबसे पहली बात एडवांटेज की बात कर लेते हैं बेटा। देखो पहली बात तो ये कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम इतना ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दे देता है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं काफी टाइम के लिए, जब तक उसकी खुद की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके बाद एक बार न्यूक्लियर फ्यूल का हमने अगर इस्तेमाल कर लिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो वो काफी देर तक एनर्जी रिलीज करता रहता है। ये नहीं कि मैं बार बार रिफ्यूलिंग करी जा रहा हूं ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये इसके एडवांटेजेस है भाई। इससे ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस मुझे लगते हैं। सबसे पहली बात यह कि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे निकलने वाली रेडिएशन इतनी हार्मफुल होती है कि वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उन पे हमेशा खतरा जो है मंडराया ही रहता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल रेडिएशन नहीं होती। पहली बात इसमें आयनाइजिंग इफेक्ट होता है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इसके आर पार निकलने की ताकत होती है, बायोलॉजिकली जेनेटिकली ये इफेक्ट डाल देता है, तो इज वेरी हार्मफुल। दूसरी बात ऑफ कोर्स इससे निकला हुआ जो वेस्ट है वो एक तरह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये दो बेसिकली क्या हो गए बेटा डिसएडवांटेजेस हो गए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के। अब हम बात करने लगे बेटा स्टेट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी, हमने पढ़ा है बेटा कि लाइट से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फिर आता है विंड का, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, अगर हाइड्रो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। फिर हमारा हो गया न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए इसके। अब करेंगे सेट द 4 वेज ऑफ द जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने कहा था कि हमारे पास रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, बट अगर मैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल ढेर सारा करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कभी ना कभी क्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर लॉज बनाए गए थे जिनके बेसिस पे आप कब और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है कि द फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द लिमिटेड purposes and there is no other alternative source of energy available। मतलब इनका इस्तेमाल आप सिर्फ तभी करेंगे जब आपको पता कोई और तरीका ही नहीं एनर्जी प्रोड्यूस करने का, ठीक है ना। उसके अलावा जो वेस्टेज है एनर्जी शुड बी अवॉइडेड। मतलब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सब आ रही है, नहीं कि सारे कमरों के लाइटें और पक्खे चले जा रहे हैं एनर्जी वेस्ट करी जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एफर्ट मस्ट बी मेड टू मेक यूज ऑफ एनर्जी फॉर द कम्युनिटी और द ग्रुप पर्पसेस ओनली। मतलब इतना एफर्ट लगाना चाहिए कि जो भी एनर्जी है वो प्रॉपर एक मतलब पर्टिकुलर इंसानों को नहीं मिले, सभी को प्रॉपरली इक्वली बंटना चाहिए आपका, ठीक है ना। एंड the cutting of trees must be banned and more new trees must be robbed to grow। तो मैंने आपको ऑलरेडी बेटा इसके बारे में बताया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल सिस्टम, राइट। तो कटिंग ऑफ ट्रीज जितना हो सके उतना आपका बैंड होना चाहिए, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हम हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो ये जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी एनर्जी का इस्तेमाल हो जाता है, उसके बावजूद भी कुछ एनर्जी आपकी बेटा खत्म हो जाती है, उसको डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो लिखा है द ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ द यूजफुल एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। कहता है दो डेली लाइफ के एग्जांपल लीजिए और उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करें। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे फूड कुक वाला एग्जांपल दिया था बेटा कि जब हम खाना बनाते हैं तो उस केस में जो काफी आपकी एनर्जी होती है एज ए रेडिएशन बेटा वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसके अलावा हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं जब वो चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से काफी एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो ये बेटा आपका इसका एग्जाम्पल का हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। एंड उसके बाद बेटा लास्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, कहता है द कन्वर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू अनयूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6C के जो क्वेश्चन आंसर थे बेटा उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।